Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admin Nation. सो लास्ट क्लास तक हमने टाइमलाइन देखी थी, चैप्टर 1 पूरा कर लिया था। उसके बाद एक टाइमलाइन आउट ऑफ द टॉपिक, एक आउट ऑफ द चैप्टर एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अब जो हमारा चैप्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स। क्या नाम है? एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स। इसमें हम बेसिकली डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। क्या क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, क्लासिकल थ्योरी क्या है, आइडियल ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिलेशन, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेट, ये सब थ्योरीज हैं इसके अंदर डिफरेंट। इसी में सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट आती है। उससे पहले एक थोड़ी सी कुछ टॉपिक से रूबरू हो लेते हैं, देन आगे चलते हैं। अब बात आती है चैप्टर 1 में जो भी हमने सब पढ़ लिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन डिसिप्लिन, एज एन इंस्टीट्यूशन, हमने चैप्टर 1 में इसको समझ लिया है क्या है ये। अब हमें देखना है हाउ टू रन इट एफिशिएंटली, हाउ टू रन इट एफिशिएंटली। अब क्या था पहले ड्यूरिंग 1850s ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये रूल ऑफ थंब के हिसाब से चलती थी। रूल ऑफ थंब, ठीक है। रूल ऑफ थंब का मतलब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस रादर देन कैलकुलेशंस, रादर देन कैलकुलेशंस एंड साइंटिफिक स्टडी। मतलब कि जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते थे ना ऑर्गेनाइजेशन के, टॉप हायरार्की में सबसे जो ऊपर जो लीडर्स होते थे, ऐसे हायरार्की चलती है ना, एक नीचे एक नीचे, हायरार्कियल मॉडल तो आपने देख ही लिया है पहले। तो जो टॉप लीडर्स है ना ये वाले, ये या ये जो भी सीईओ एमडीज ये जो हैं, ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी इतने सालों में इन्होंने जैसे इनकी एज होगी 50-60 ऐसी कुछ एज होगी ना, जो टॉप लीडर्स होंगे, टॉप हायरार्की पे जो पोजीशंस पे जो लोग बैठे होंगे, उनका इन 50-60 सालों में ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्होंने काम किया है, उससे जो उनके पास एक्सपीरियंस आता है ना, उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही थी। पर 50-60 सालों में ऑब्वियसली ज़माना भी चेंज हो चुका है, ज़माने में काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, एरा चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा एक एरा चेंज हो चुका है यार। 50 साल में तो 10 बार सरकार चेंज हो चुकी है, और कुछ नहीं तो ज़माना तो काफ़ी बदल चुका है। तो उनके ज़माने में और हमारे ज़माने में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। तो हमेशा रूल ऑफ जो थंब था वो हमेशा सही नहीं होता था कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया, हो सकता है कुछ उसमें गलत भी आ जाए, या विद टाइम एक्सपीरियंस को चेंज भी होना चाहिए। खैर वो सब चीज़ें रूल ऑफ थंब में दिक्कतें थी, बट धीरे धीरे इसी कमी को, इस रूल ऑफ थंब को चेंज करने की बात आती है कि एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन जो करते हैं ना लोग, वो एक साइंस के साथ, एक सर्टेन साइंस के साथ उन्होंने अप्लाई करनी शुरू कर दी। अपनी ही एनालिसिस, अपनी ही ऑब्जर्वेशन, अपनी ही जो उनके एक्सपीरियंस थे ना, इस एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने कुछ अमाउंट में साइंस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया, ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके ऑर्गेनाइजेशन की। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस एक्सपीरियंस के साथ या इस ऑब्जर्वेशन के साथ या उनके एनालिसिस के साथ, जो मर्जी कह लीजिए, उसके साथ उन्होंने एक थोड़ी सी साइंस अप्लाई करनी शुरू कर दी। इसी तरीके से हमारे पास पहली थ्योरी निकल के आती है, फर्स्ट थ्योरी का जन्म होता है। मुबारक हो, पहली थ्योरी हो गई है। क्या है पहली थ्योरी? वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक कौन देते हैं? टेलर, हमारे प्यारे टेलर। और यही इसी से कुछ समय बाद और भी थ्योरीज निकल के आती हैं, जो कि अलग अलग फील्ड में अप्लाई होती हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ स्टील में। अलग अलग थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट होती चली जाती हैं। सबसे पहली जो आती है ना, वो टेलर लेके आते हैं, FW टेलर। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज। थ्योरीज, ठीक है। अब कुछ क्लासिकल थ्योरीज है हमारे पास, जो कि
100 के एरा से लेके अराउंड 1930s के एरा तक क्लासिकल थ्योरीज रहती है। इसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं? पहली है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक मिनट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरी है क्लासिकल थ्योरी। थर्ड इज आइडियल ब्यूरोक्रेसी। ये सब हमारी जो क्लासिकल एरा है ना, सॉरी यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी लिख दिया मैंने गलती से, ये क्लासिकल एरा है हमारा, क्लासिकल एरा 1930 से 1950 तक। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है और आइडियल ब्यूरोक्रेसी की बात होती है। देन उसके बाद आती है हमारी ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल एरा। ये चलता है हमारा 1930 से लेके 1950s तक। इसमें दो थ्योरीज प्रिवेल करती हैं, पहली तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड सेकंड इज बिहेवियरल थ्योरी, जिसे हम न्यू ह्यूमन रिलेशनिस्ट भी बोल देते हैं कई बार। खैर ये धीरे धीरे टाइम आता जाएगा, मैं सबको पढ़ते चले जाएंगे हम। तीसरा है सिस्टम एरा, जो कि 1950s ऑनवर्ड अभी तक जो चलता आ रहा है वो है। इसमें सिस्टम थ्योरी है और कंटिजेंसी थ्योरी। अब बस चैप्टर 2 में यही थ्योरीज है, इन्हीं को पढ़ना है। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर देते हैं, क्लासिकल थ्योरी फेयोल, गुलिक एंड उर्विक आ जाते हैं, आइडियल ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर और कुछ पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मेयो और चेस्टर बर्नार्ड आगे, चेस्टर बर्नार्ड डिसीजन मेकिंग थ्योरी में हर्बर्ट साइमन और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में क्रिस आर्गरिस, मैग्रेगर और एंसिस लिकट। यही हमारे थिंकर्स हैं, यही थ्योरीज हैं। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो क्लासिकल एरा है ना और ह्यूमन बिहेवियरल एरा है, इसके बीच में एक ट्रांजिशनल एरा चलता है कि कैसे चीज़ें शिफ्ट हुई। इसको कहते हैं हम ट्रांजिशनल एरा, ट्रांजिशनल एरा। इस ट्रांजिशनल एरा की एक थिंकर होती है हमारी एमपी फोलेट, ओनली फीमेल थिंकर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने ट्रांजिशन बताया। इन्होंने ही जो है इनकॉर्पोरेट किया था बिहेवियरल फैक्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे मैंने बताया था अपनी बुक में इन्होंने लिखा था, ये जो कल की टाइमलाइन थी ना, पूरी टाइमलाइन पढ़ी है किसी ने? टाइमलाइन देखी आपने? टाइमलाइन बनाई थी मैंने पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1924 में। जैसे मैंने उसमें बताया था कि क्रिएटिव एक्सपीरियंस अपनी बुक लिखते हैं एमपी फोलेट, उसमें एडवोकेट पहली बार करती हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और उससे पहले वो देती है 1918 में द सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो ये पूरी टाइमलाइन बनाई है मैंने अराउंड 360 BC से 2020 तक क्या क्या हुआ। तो पूरी टाइमलाइन है, इससे पहले का ही क्लास है। अगर इच्छा हो कि टाइमलाइन समझनी हो, आउट ऑफ द टॉपिक जाके एक पूरे सिलेबस की टाइमलाइन समझनी हो कि सिलेबस कैसे इवॉल्व हुआ है, तो वो आप टाइमलाइन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ना एक ऊपर से एक डिफरेंस देख लेते हैं कि क्लासिकल एरा और ह्यूमन रिलेशन बिहेवियरल एरा में डिफरेंस क्या है। क्लासिकल एरा में जहाँ बात हो रही थी ना कि प्रिंसिपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके प्रिंसिपल्स स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। प्रिंसिपल क्या है? जो भी कोई चीज़ है स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है। वो प्रिंसिपल अगर आपके स्टैंडर्डाइज हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रिंसिपल लगा रखे हैं और वो प्रिंसिपल रैशनल है, स्टैंडर्डाइज है और रैशनल है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एफिशिएंसी आ ही जाएगी। ठीक है, बस आपको प्रिंसिपल्स बनाने हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स बनाने हैं। जो भी प्रिंसिपल्स आप बनाएंगे ना, उनका फोकस सिर्फ प्रिंसिपल्स पे था कि बिल्ड प्रिंसिपल्स, दे फोकस आर टू बिल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? स्टैंडर्डाइज कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, उनका और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। सब कहते प्रिंसिपल बनाओ, प्रिंसिपल। गुलिक 14 प्रिंसिपल दे रहे हैं, टेलर प्रिंसिपल दे रहे हैं, वहाँ पे और कोई प्रिंसिपल दे रहा है, सब अपने अपने प्रिंसिपल्स दे रहे हैं। ठीक है, तो उनका मेन फोकस था कि सिर्फ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। प्रिंसिपल है आपके, अगर प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला। वो प्रिंसिपल अगर आपके रैशनल है, वेल टू डू है, तो ऑब्वियसली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एफिशिएंसी आ ही जाएगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और वहीं जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है ना, वो बात कर रही थी कि सिर्फ प्रिंसिपल्स काफ़ी नहीं है कि आपकी एफिशिएंसी आए ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिंसिपल के साथ साथ जो उसमें ह्यूमन जो काम कर रहे हैं ना लोग, ह्यूमन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी साथ में इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रिंसिपल्स और इन दोनों को एक साथ लेके चलोगे ना, तभी पॉसिबिलिटी है कि एफिशिएंसी आएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। सिर्फ प्रिंसिपल से ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी नहीं आ सकती। आपने प्रिंसिपल लगा दिया, आपने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल लगा दिए, जैसे प्रिंसिपल टाइम एंड पीस रेट सिस्टम जो भी हम पढ़ेंगे वो लगा दिया है, मान लो कि हर किसी को जितना वो बनाएगा उस पर उतना उससे पैसा मिलेगा। पर वहाँ पे अगर आपका जो वर्कर है वही खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आ पाएगी? काम करने वाले वर्कर ही नहीं है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कभी एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। ये ह्यूमन रिलेशन बिहेवियरल जो एरा था या थ्योरी थी, उसका ये कहना था। उसके बाद आती है सिस्टम थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरी क्या बोलती है कि यार तुम ठीक कह रहे हो, प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जो उसमें काम कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो काम कर रहे हैं वो लोग भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो आपने प्रिंसिपल्स लगाए हैं, किस प्रिंसिपल्स पे आपका काम हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। पर इन सब के साथ साथ जो बाहर उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट है, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। अब मान लीजिए मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बना दी अपनी, किसकी बना दी कि मैंने यार कॉटन, कि मैं यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करूँगा, मेरी फैक्ट्री है कि मैं कॉटन की शर्ट्स बनाऊँगा, ठीक है। और मेरे इन्वायरमेंट में आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में कॉटन के खेत ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है मेरी प्रोडक्टिविटी बेटर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे कॉटन को इंपोर्ट करने में ही इतना खर्चा आ जाएगा, फिर उसको वापस से एक्सपोर्ट करना है, तो मैं प्रॉफिट कहाँ से कमाऊंगा अपना? तो वही इंपॉर्टेंट है इसमें ना, इसी सिस्टम थ्योरी की। ये तो चलो मैंने एक बहुत ही वेग एग्जांपल दे दिया जिसको समझना, उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट आती है। आपने सुना होगा कि इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इसीलिए सक्सेसफुल है, इसरो इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो साउथ इंडिया में है। अगर इसरो नॉर्थ इंडिया में होता ना, तो दिल्ली वगैरह या यूपी वगैरह, तो यूपी खैर यूपी वालों से कोई गिला शिकवा नहीं है हमें, पर ठीक है, इसरो अगर नॉर्थ इंडिया में होता ना, तो इसरो कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। साउथ इंडिया में है इसीलिए वो सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में मोर साइंटिफिक टेम्परामेंट देखने को मिलता है। वहीं दिल्ली या यूपी, या आपने साउथ इंडिया बेंगलोर वगैरह या इधर के किसी नौजवानों को देखा है, वो हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके चलते हैं अपना एक। पर वहीं दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इधर के जो युवा हैं हमारे, वो किस में जाते हैं? पॉलिटिक्स। उनको ज़्यादा पॉलिटिक्स, अथॉरिटेटिव कंट्रोल, यूपीएससी, ब्यूरोक्रेसी, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। वहीं साउथ वालों को इतना ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। हाँ, तो अगर इसरो अगर नॉर्थ इंडिया में होती ना, तो कहते हैं, एक थ्योरी है, लोगों की थिंकिंग है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर इसरो नॉर्थ इंडिया में होता तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता। वही क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास है, तो ज़्यादा एक उस पर कंट्रोल देखने को मिलता, फ्री हैंड नहीं मिलता उसको उतना। खैर वो डिफरेंट डिबेट है, कभी पढ़ लेना मौका मिले तो वही है कि जो इन्वायरमेंट है वो आपका मेजर रोल प्ले करता है। अब साउथ इंडिया में साइंटिफिक इन्वायरमेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है लोगों के पास, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है इसरो को। खैर, तो ये बात हो गई इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में। अब आते हैं टॉपिक पे। पहला थ्योरी हमारी क्या? टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड कंटेक्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ impact and weaknesses, fifth
रेलेवेंस 6 टेलरिज्म वर्सेस नियो टेलरिज्म। ठीक है, ये डिबेट, ये बात पहले भी हो चुकी है एनपीएम में। अगर आपने एनपीएम पढ़ा हो मेरी ही क्लास में, मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था व्हाट इज टेलरिज्म, व्हाट इज नियो, मतलब ऊपर ऊपर से बता दिया था टेलरिज्म के बारे में। तो नियो टेलरिज्म तो पूरा ही एनपीएम ही है। तो समझना हो तो इस क्लास के बाद अगर जिसने एनपीएम नहीं देखा हो वो एक बार देख सकता है। अब देखते हैं, टेलर ने ना बेसिकली 2 स्टडीज़ की, टेलर्स स्टडी। पहली तो थी रिलेटेड टू वर्क, दूसरी थी रिलेटेड टू वर्कर्स, ठीक है। अब जो वर्क स्टडी थी ना उसमें टेलर क्या कहते थे कि जो आपका बेसिक यूनिट ऑफ वर्क है ना उसको आप डिवाइड कर दो, वर्क को आप डिवाइड कर दो। किस में? एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, और दूसरा टाइम में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। अब इसी को उन्होंने टाइम एंड वर्क स्टडी कहा, टाइम एंड वर्क स्टडी। ठीक है, उसमें वो क्या कह रहे थे कि आपके पास कोई भी काम है ना, मतलब आपको दीवार बनानी है, वो आपने टाइम एंड स्टडी पढ़ा है सी सेट में, वही सेम एप्लीकेशन वो बता रहे थे कि आपको मान लो एक दीवार चुननी है, तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा कि आपने एक ईंट लगाई, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा कि कितने टाइम में आप सिर्फ एक ईंट लगा पा रहे हो। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, कोई बंदा, सोचो कोई बंदा सिर्फ 5 सेकंड ले रहा है एक ईंट को जचाने में, कोई बंदा सिर्फ 2 सेकंड में एक ईंट जचा पा रहा है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट 2 सेकंड हो गया ना। तो सबके लिए वो स्टैंडर्डाइज कर दो कि सभी लोग एक ईंट 2 सेकंड में ही लगाएंगे, कोई तीसरा सेकंड नहीं लेगा ईंट लगाने के लिए। तो इससे क्या है, काम फटाफट होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट आपने रिकॉग्नाइज कर लिया किसी भी काम का। मैंने इसमें दीवार चुनने का एग्जाम्पल लिया, अगर आपको माइंड में कुछ हो रहा हो तो आप वो सोच लेना कि आपने एक दीवार चुननी है पूरी की पूरी, उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा दीवार चुनने में कि आपको एक ईंट लगानी है, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा कि कोई बंदा 2 सेकंड में लगा रहा है, कोई 3 में लगा रहा है, कोई 5 में लगा रहा है, कोई 10 में लगा रहा है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट 2 सेकंड, कि 2 सेकंड में कोई बंदा लगा रहा है, तो सबके लिए फिक्स्ड हो गया वो 2 सेकंड कि सभी अब 2 सेकंड में लगाएंगे। इससे क्या होगा कि अपने मैक्सिमम आउटपुट निकाल लिया। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट। अभी ये जो मैक्सिमम आउटपुट है ना, क्योंकि सभी अगर 2 सेकंड में लगा रहे हैं तो सबसे जल्दी दीवार बन के तैयार हो जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम आउटपुट है ना, ये आपका बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये जो आउटपुट इससे निकलेगा ना, आउटपुट वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला किस पे, टेक्निक्स पे। टेक्निक, किसी की टेक्निक कुछ हो सकती है, किसी की ईंट रखने की टेक्निक कुछ हो सकती है, कुछ एक लेफ्ट हैंड से उठा रहा है ईंट, राइट हैंड से जचा दे रहा है, लेफ्ट हैंड से उठाना, कोई बेचारा उठ के जा रहा है, राइट हैंड से ही उसको उठा रहा है, वो वापस आके उसको यहाँ रख दे रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हो सकती है हर किसी की। दूसरा टूल्स, कि किसी के पास कुछ बेटर टूल्स है वो लगाने के लिए, किसी के पास टूल्स नहीं है। तीसरा इन्वायरमेंट, कोई भरी गर्मी में धूप में काम कर रहा है, कोई थोड़ी छाया है किसी के पास पेड़ की। तो डिफरेंट डिफरेंट हर चीज़ का आउटपुट है, जो आउटपुट है वो वेरियस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यही जो वर्क था पहले, अब जो इसे टाइम एंड मोशन स्टडी ले आए हैं, वो पहले रूल ऑफ थंब पे हो रहा था। यही काम जो अब टेलर बात कर रहे हैं टाइम एंड स्टडी मोशन की, यही वर्क पहले किस पे हो रहा था, रूल ऑफ थंब पे। रूल ऑफ थंब की तो बात मैंने पहले आपको बता दी ना। इसमें क्या हो रहा था, जो अननेसेसरी ह्यूमन एफर्ट लग रहे थे ना, वो काम को ख़राब कर रहे थे। अननेसेसरी ह्यूमन एफर्ट, जिसको हम, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसको डिस्गाइज, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी बोल दीजिए, वो कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में एक टॉपिक आता है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, कि एक खेत में, इसमें हम ज़्यादातर इकोनॉमिक्स अब पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं खेत का। किसी गांव में एक खेत है, एक किला है, एक किला ज़मीन है, इस पे क्या है, 3 भाई लगे हुए हैं, 3 भाई इस खेत को जोतने में, मतलब इस खेत पे जो भी काम होगा, फसल उगेगी, उसके लिए 3 भाई लगे हुए हैं। अब उसमें सिर्फ आप अगर 2 भाई को भी काम दे दो ना, तो 2 भाई से भी उतनी प्रोडक्टिविटी आएगी, और 3 भाई लगे हुए हैं तो भी उतनी प्रोडक्टिविटी आ रही है। मतलब क्या, एक भाई की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है उसकी वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है।
तो इसी को डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यही रूल ऑफ थंब में बात थी, इससे अननेसेसरी ह्यूमन फैक्टर बढ़ रहा था, जिससे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी कि लोगों को लग रहा है वो एम्प्लॉयड है, पर एक्चुअली में वो कुछ काम कर नहीं रहे हैं वहाँ पे, उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे। और इसी टाइम एंड मोशन स्टडी को लगा के ना उन्होंने कोल शवलिंग जो उनकी इंडस्ट्री थी उसमें 500 से वर्कर्स, जहाँ पहले 500 वर्कर काम कर रहे थे उसी को रिड्यूस कर दिया टू 140 वर्कर्स। जो काम पहले 500 लोग कर रहे थे ना वो काम अब 140 लोगों में भी हो जा रहा था, ठीक है। और इसी के लिए उन्होंने दिया पीस रेट सिस्टम। ये पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, पढ़ते हैं कि पीस रेट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये तो उन्होंने वर्क से रिलेटेड काम बता दिया कि वर्क से रिलेटेड क्या क्या काम था। अब वर्कर से रिलेटेड क्या होगा? वर्कर मोटिवेटेड होना चाहिए आपका काम करने के लिए, और दूसरा वर्कर एफिशिएंसी प्रिंसिपल पे काम करें। अब आप वर्कर को एफिशिएंसी जब तक नहीं ला सकते, आप ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जब तक नहीं ला सकते जब तक वर्कर एफिशिएंट ना हो। और वर्कर एफिशिएंट कैसे होगा उसके लिए वो बताते हैं कि मेरिटोरियस वर्कर होना चाहिए आपका, मेरिटोरियस वर्कर, मेरिट बेस्ड हायरिंग की बात करते हैं वो, ट्रेंड होना चाहिए वर्कर, और एफिशिएंट होना चाहिए। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका, जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, जैसे आजकल भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये होम मिनिस्ट्री डीसी को करती है ना, आईएएस को ट्रेन, हाँ तो वही पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वही आपका जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट होना चाहिए। इस सब के बाद टेलर करते हैं, ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। टेलर ना कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने टाइम पे। टेलर ऑब्जर्वेशन, क्या रीज़न था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को आना पड़ा? इसके पीछे थी टेलर्स की कुछ ऑब्जर्वेशन, वो देख लेते हैं टेलर की क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी। पहली ऑब्जर्वेशन रूल ऑफ थंब, जिसके बाद तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं, अब तो समझ भी आ गया होगा रूल ऑफ थंब है क्या। दूसरा सोल्डरिंग, सोल्डरिंग प्रैक्टिस। सोल्डरिंग प्रैक्टिस मतलब कि ये ना डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है वर्कर्स का, ताकि रेस्ट्रिक्ट आउटपुट को जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप ही कल को वर्कर बन के किसी उसमें जाते हैं इंडस्ट्री में, या आप ही डीसी बन जाते हैं फॉर एग्जांपल। वर्कर तो क्या बनाऊँ मैं आपको, आप पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ के वर्कर थोड़ी बनना है। नहीं, वर्कर बनने में कोई बुराई नहीं है, वर्कर अच्छे हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। बट हाँ, जितनी हमने मेहनत की है, अब आप मास्टर्स कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके बाद वर्कर बनना आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनके लिए इतना ठीक नहीं है कि यार इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, फिर तो आप 12th पास करके ही या बैचलर्स करके ही वो काम लग सकते थे, ठीक है। खैर वो तो एक डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर है। हाँ, तो कल को आप डीसी बन के ही जाते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप ओवर द टॉप काम कर दें, ठीक है ना। अगर आपको दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, या आप कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं या दिया जाता है आपको कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको पता है रोड कमज़ोर क्यों बनाते हैं? उनका ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट ही होता है कि रोड कमज़ोर बने। अगर रोड वो मजबूत बन गई, मान लीजिए रोड जो बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, जो रोड बना रहे हैं वो मजबूत बना दी, उन्होंने बना दी कि अब ये रोड 50 साल कहीं नहीं जाएगी, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके पास 50 साल बाद ही आएगा, जब तक तो उनकी पुश्ते अगली जनरेशन भी शायद टपक चुकी हो 50 साल में। तो वही बात है कि वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट करते हैं कि वो रोड 3-4 साल ही चले। क्यों? क्योंकि अगर वो रोड सिर्फ 3-4 साल ही चलेगी तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उनके पास 3-4 साल बाद फिर आ जाएगा, फिर उनको कुछ पैसे मिलेंगे, फिर वो रोड सिर्फ इतने बनाएंगे कि वो 3-4 साल चले, फिर 3-4 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए वो उनका डेलिब्रेट अटेम्प्ट ही होता है आउटपुट को वीक करने के लिए, ठीक है। और यही वर्कर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें वर्कर्स का ये फिनोमेना था कि वो डेलिबरेटली अटेम्प्ट करते थे कि ताकि आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन आउटपुट एक्स्ट्रा चला गया, मान लीजिए अभी 10 ही बनाने हैं, हर एक जो वहाँ पे वर्कर है उसने फिक्स कर रखा है आपस में बात करके कि हमें 10 ही पीस बनाने हैं, तो क्या धीरे धीरे अपने बीड़ी फूकते हुए, चाय पीते हुए पूरे दिन में 10 पीस आराम से बना दे रहे हैं वो। पर हाँ, अगर कोई ऐसा वर्कर आ गया जिसने 20 पीस बना दिए उस दिन, उसे पता नहीं था कि आपस में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपस में काम कर रही है कि लोगों ने फिक्स कर रखा है कि हमें 10 पीस ही बनाने हैं। कोई नया आ गया, भाई मैं तो आज काम जोर शोर से करूँगा और 20 पीस बना दूंगा, उसने 20 पीस बना दिए। अब भाई बाकी वर्करों पे प्रेशर बनने लग गया ना कि यार ये अगर 20 पीस है, अब जो मैनेजर होगा टॉप पोस्ट पे वो देख लेगा कि यार एक दिन में 20 पीस बन सकते हैं,
तो वो बाकियों को भी कहेगा ना, यार ये बना सकता है तो तुम भी बना सकते हो। वो याद है शर्मा जी का लड़का आपको भी कंपेयर किया जाता होगा बचपन में कि अगर ये 100 नंबर लेके आ सकता है तो तू 100 नंबर क्यों नहीं लेके आ सकता। वही बात कि अगर ये 20 पीस बना सकता है तो तुम भी 20 पीस बना सकते हो। तो उन पे अननेसेसरी बर्डन बढ़ जाएगा। तो यही सोल्डरिंग प्रिंसिपल था कि आई एम सॉरी फॉर दैट, कि जो आपस में ना, जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो आपस में, जो वर्कर्स थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो आपस में गठबंधन, एक गठबंधन की सरकार बना लेते थे कि हमें कम ही काम करना है। ठीक है, ये है सोल्डरिंग प्रिंसिपल। आई होप समझ आ गया होगा, कितनी डेप्थ में समझाया है। तीसरा कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड टेक्निक्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना उसमें कोई भी स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं थी। सब रूल ऑफ थंब पे सब अपने हिसाब से काम करते जा रहे थे। कोई एक स्टैंडर्डाइज टूल नहीं है। स्टैंडर्डाइज टूल मतलब कोई ऐसा औजार फावड़ा नहीं कि पीस रेट सिस्टम, कोई एक डिफरेंट, कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं है जिस पे काम हो सके। ठीक है, ये टेलर की ऑब्जर्वेशन। तीसरी, पे पोजीशन नॉट परफॉर्मेंस। ये जो काम हो रहा था ना कि पोजीशंस को जो है वो पे किया जा रहा था, परफॉर्मेंस को नहीं, कि जितना हिसाब पे लोग काम कर रहे हैं ना उसको पे नहीं किया जा रहा है, रादर वो किस पोजीशन पे बैठे हैं उसको पे किया जा रहा है। खैर आज भी यही होता है कि पोजीशन को पे किया जाता है, परफॉर्मेंस को नहीं पे किया जा सकता, किया जाता। अगर परफॉर्मेंस को पे किया जाने लगे तो डिफरेंट, एक ही पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईएससी है, आप डीसी बन के जाएंगे कल को, आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर आपको क्या है, आपको एज अ पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं ना उस पोस्ट को पे किया जा रहा है कि आप डीसी हैं, इसीलिए आपको डीसी के हिसाब पे स्टैंडर्डाइज जो होगा सब डीसी को एक जैसी सैलरी मिल रही होगी। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं होगा। पर परफॉर्मेंस पे प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस हिसाब पे आप परफॉर्म करेंगे ना, कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं या आपका कोई और डीसी है किसी और डिस्ट्रिक्ट में वो अच्छा कर रहा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये है पे परफॉर्मेंस पे प्रिंसिपल। पर पोजीशन पे प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबको, जो भी सारे डीसी हैं सबको एक जैसी सैलरी मिलेगी, इरिस्पेक्टिव कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, बस उन्हें सैलरी फिक्स मिलेगी। तो वही हो रहा था कि पोजीशन को पे किया जा रहा था रादर देन परफॉर्मेंस। और चौथा, पांचवा सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ना हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा था। वर्कर्स को लग रहा था कि मैनेजमेंट उनको एक्सप्लॉइट कर रही है और मैनेजमेंट को लग रहा था कि जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, और इसी को सब देखते हुए ना टेलर आता है ऑब्जर्वेशन के साथ कि एक ऐसा साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कि एक वन बेस्ट वे लेके आ जा सके काम करने का। प्रपाउंड करते हैं टेलर कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए कि ऐसा कुछ काम करो यार, वन बेस्ट वे, कि किसी भी काम करने का एक वन बेस्ट वे तरीका खोज के लाया जा सके। अब बस यही चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में, तो टेलर आते हैं अपने नए दिमाग के साथ, खुराफाती दिमाग के साथ, कि यार अब ऐसा कुछ प्रिंसिपल लेके आएंगे। तो वो आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अपना प्रिंसिपल लेके। ठीक है, इसमें अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो पहले आपको पता है जो टेलर थे वो लेबर थे। हाँ वही कर्मचारी जो लेबर होते हैं, लेबर टू चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वो जाते हैं, वो अपना सफ़र यहाँ से यहाँ तक करते हैं, एक लेबर से एक चीफ इंजीनियर तक। तो वहीं से अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने जो भी उन्होंने इतने टाइम पे लेबर से लेके चीफ इंजीनियर तक जो भी आपने एक्सपीरियंस बिल्ड किए, उसी के बेसिस पे, क्योंकि मैंने बताया था ना शुरू में क्या हुआ था, कहाँ गई, हाँ ये रही। पहले चीज़ें रूल ऑफ थंब पे चल रही थी, फिर एक्सपीरियंस के साथ लोगों ने कुछ साइंस मिलानी शुरू करी। इसी तरीके से पहली थ्योरी आई जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। यही टेलर के साथ था। टेलर ने जो अपना एक्सपीरियंस लिया यहाँ से लेबर से चीफ इंजीनियर तक, उसमें उन्होंने काम किया। टेलर ने इसी टाइम पे, पता है आपको, 30,000 पेपर पब्लिश किए थे। छोटा मोटा नंबर नहीं है, 30,000 पेपर्स पब्लिश करना अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। 30,000 पेपर उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश कर दिए। इसी को देख के, इन्हीं पेपर के बेसिस पर अराउंड 8,000 बुक लिखी जा चुकी हैं और अराउंड 2,700 जर्नल्स पब्लिश किए जा चुके हैं लोगों के द्वारा, सिर्फ इन्हीं पेपर्स को पढ़ के। तो कोई छोटी मोटी चीज़ टेलर नहीं थे। टेलर बहुत ही एक्सपीरियंस और
हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। खैर, तो वो अपने पेपर, इन्हीं पेपर्स में बात करते हैं अबाउट पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट और आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम्स है ना, वो टेलर ने, जैसे हमने ऊपर बताई थी कि मैनेजमेंट और उसके बीच में हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। तो इसी को ओवरकम करने के लिए वो लेके आते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 के अंदर। और इसी के बाद वो जाने जाते हैं एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कैसे कि 1911 में वो अपना प्रिंसिपल लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अराउंड 1911 में वो पब्लिश करते हैं। ठीक है। इसमें वो बात क्या करते हैं, वो बताते हैं रिलेशनशिप, ही एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन फिजिकल नेचर ऑफ वर्क एंड फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ वर्कर्स। कि फिजिकल नेचर जो काम है उसका वर्क नेचर क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ वर्क जो काम है किस हिसाब का काम है, कैसे का काम करना है, और फिजियोलॉजिकल नेचर मतलब वर्कर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, सोशोलॉजिकल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो वर्कर्स के बीच में क्या है, इनके बीच में एनालिसिस करते हैं वो दोनों के बीच में रिलेशन का। और इसी से वो लेके आते हैं ब्रिंग प्रिडिक्टेबिलिटी, रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो जो इन्होंने फिजिकल नेचर जो अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट में देते हैं, अपने डिफरेंट थॉट्स इनके होते हैं, उसी से ये नेचर जो डेवलप करते हैं कि फिजिकल नेचर उनके काम में क्या है और फिजिकल नेचर ऑफ वर्क क्या है और फिजियोलॉजिकल नेचर क्या है वर्कर्स का। इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रिडिक्टिबिलिटी लेके आ सकते हैं कि आपका आउटपुट कैसा रहेगा, आप उसमें रैशनैलिटी ले सकते आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी लेके आ सकते हैं। खैर, ये उनकी थॉट्स थे। दूसरा, इसीलिए उनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें कुछ एजम्पशंस थे। पहला, कुछ एजम्पशंस। दूसरा, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तीसरा, कुछ टेक्निक्स डेवलप की। अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या था। पहला कि 3 एजम्पशंस थे। एक को अगर हम देखें कि 3 एजम्पशंस, 3 एजम्पशंस पता है ना किसमें, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। पहला एजम्पशन कि देयर शुड बी वन बेस्ट वे, देयर शुड बी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, वन बेस्ट वे भी है, बी बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, वो बेस्ट तरीका आप फाइंड कीजिए, उस बेस्ट तरीके से उस काम को कीजिए। ठीक है। अगर आपको कुछ भी करना है, मान लीजिए अगर आपको बुक पढ़नी है, तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि अपने फ़ोन को दूर करिए, बेड पे मत बैठिए, अपनी स्टडी टेबल पे बैठिए और एक बिल्कुल अटेंशन की पोजीशन में जहाँ पे अच्छी सनलाइट आ रही हो वहाँ पे बैठ के पढ़िए, तो आपकी पढ़ाई बढ़िया होगी। वन बेस्ट वे जिसकी वो बात करते हैं कि ये वन बेस्ट वे, हर काम का एक वन बेस्ट वे फाइंड कीजिए और उसी बेस्ट तरीके से अपने काम को कीजिए। ये पहली एजम्पशन थी उनकी। दूसरी कि जो वर्कर है ना, वर्कर इक्वल टू इकोनॉमिक मैन, वो इकोनॉमिक मैन है, मतलब कि वो मॉनेटरी फैक्टर से मोटिवेट किया जाता है कि वर्कर को आप जितना पैसा दोगे, जितनी अच्छी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करोगे, वो उतना ही बेटर तरीके से काम करेगा। आप उसको अच्छी सैलरी दो, वो आपको अच्छा आउटपुट ला के देगा। तीसरा कि वर्कर जो है ना, वर्कर ये इनिशिएट नहीं करना चाहिए, इनिशिएट मतलब ये इनिशिएटिव थॉट्स वर्कर को नहीं लाने चाहिए, रादर वर्कर जो है वो डायरेक्शंस पे काम कर रहा है, डायरेक्टिव्स जो उसको ऊपर अथॉरिटी से
डायरेक्टिव्स मिलेंगे ना, उसको डायरेक्शंस मिलेंगी कि काम किस हिसाब से करना है, किस तरीके से करना है, वो टॉप मैनेजमेंट उसको बता देगी। बस उसको वही डायरेक्शंस को फॉलो करना है और उसी पे काम करना है, रादर देन अपनी इनोवेशन उसमें इंप्लीमेंट करनी है। नहीं, वर्कर को इनोवेशन अपनी नहीं डालनी है अपने काम में, रादर जो उसको डायरेक्शंस ऊपर से मिली है, लीडरशिप स्टाइल जो है, डायरेक्टिव स्टाइल आ रहा है लीडरशिप से, उसी को फॉलो करते हुए अपने काम को निपटा देना। जो कहा है सिर्फ उतना ही करना है, अपना इनोवेशन खुद का नहीं डालना। ये 3 अजम्पशंस थी टेलर की। दूसरा, 4 प्रिंसिपल्स, वो इसी टाइम पे 4 प्रिंसिपल देते हैं। पहला प्रिंसिपल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि जो वर्क है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। कैसे? कि आपकी टूल और टेक्निक्स जो है ना, और जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज कर दो आप। जैसे आपने देखा है, अगर आपके पास या मम्मी के पास, पापा के पास कोई भी एक गोल्ड की रिंग हो या ज्वेलरी हो, तो उसके अंदर वाली साइड देखना, एक ऐसा सा आपको एक मार्क दिख जाएगा। ये किसका? BIS का मार्क होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके नाम में ही स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये ज्वेलरी पे डाला जाता है BIS। तो इससे पता लग जाता है कि असली है, मतलब हॉलमार्क जिसे हम बोल देते हैं, हॉलमार्क की ज्वेलरी है ये। तो उससे क्या कर दिया, उससे स्टैंडर्डाइज, उससे आपको बता भी दिया ये कितने कैरेट की है, क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, क्या है, सब इस BIS मार्क में आपको पता लग जाता है। ठीक है, इससे आपका जो ज्वेलरी है वो स्टैंडर्डाइज हो गई। ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में मिलता है, ISO मार्क भी मिलता है। तो डिफरेंट ये मार्क्स करते हैं, ये सिर्फ स्टैंडर्डाइज करने के लिए बताए जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो टॉप नॉच है, बढ़िया है, अब आप इसको खरीद सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो इस सब के लिए ही ये इसी सब चीज़ के बाद वो करते हैं जो है टेलर अपने प्रिंसिपल्स में, कि आपका जो भी काम है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। दूसरा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, इसमें बात होती है टू ब्रिंग राइट पर्सन एट राइट पोजीशन। मतलब कि जो भी, मतलब जो आपकी सिलेक्शन हो ना, जो अपॉइंटमेंट हो, आप वर्कर्स लेके आ रहे हो, वो राइट होना चाहिए, वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। ये ना हो कि जो ऊपर बैठा है वो सिर्फ BA है और उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो MA हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो BA करते हैं वो लेस, वो मतलब कमज़ोर होते हैं, मतलब पढ़ा एक्सपीरियंस उनके पास कम होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो लेस एफिशिएंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर जनरली कि ऐसा ना हो कि मान लीजिए BA नहीं, आप मान लीजिए 12th पास, कि 12th पास MA वाले को लीड कर रहा है, MA वाले को बता रहा है कि तू काम ऐसे करे यार, या ये 20 साल का बंदा बैठा हुआ है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एज क्राइटेरिया ऐसा होता है कि लेस एज वाला कम एफिशिएंट होता है, ऐसा कुछ, पर ऐसा नहीं है। बट जनरल, ऐसा जनरल डिस्कशन में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि जो 12th पास करके आया है वो MA या BTech या M.Tech इन सबको एडवाइस कर रहा हूँ, ऐसा ना हो। ठीक है ना, कि M.Tech वाला ऑब्वियसली उसने ज़्यादा पढ़ाई की है, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी चीज़ों को लेके, तो वो उसके ऊपर ही होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, कि राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे आप लेके आओ। तीसरी होती है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, इसमें क्या कहते हैं, इसमें बात करते हैं कि कोऑपरेशन बिठाना है, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अभी पहले ना ये कोऑपरेशन चल नहीं रहा था, जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में था, दोनों आपस में लड़ाई तो चल ही रही थी, कि कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से है ही, कोऑपरेशन के बीच में डिसहार्मनी बनी रहती है, उसी डिसहार्मनी को हार्मनी में लाना है। कॉन्फ्लिक्ट तो पता ही होगा क्या है, कि जो मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स जो है वो काम नहीं करते हैं, और वर्कर को लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है, उनसे ज़्यादा काम करवा रही है, उस हिसाब से उन्हें सैलरी नहीं दे रही है। ठीक है, और तो इसी बात पे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और इसी से वो सोल्डरिंग प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट करते हैं। सोल्डरिंग प्रिंसिपल याद है ना, कि हम कम ही बनाएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे नहीं, हम काम ही नहीं करेंगे। तो ये हमेशा वर्कर्स के बीच में चलता रहता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। इसी को चेंज करने के लिए जो टेलर है वो कहते हैं कि मेंटल रेवोल्यूशन लेके आओ। ठीक है, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बात होती है कि जो कन्फ्लिक्ट है ना हमेशा वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, वो इसीलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हमेशा जो वर्कर्स और जो मैनेजमेंट होती है ना,
मैनेजमेंट होती है वो वर्कर्स को ब्लेम कर देती है। वर्कर को किस लिए ब्लेम करती है कि कोई भी अगर फेलियर हुआ है ना या कुछ भी अगर गलती हुई है तो वो वर्कर जिम्मेदार है। अभी अगर आपने देखा हो कि एयर इंडिया की जो वो फ्लाइट है वो क्रैश हो गई थी एक होटल में जाके, तो सारा ब्लेम किस पे, पायलट पे डाल दिया। और ये इसी बार की बात नहीं है, हर बार यही होता है कि जो भी क्रैश हुआ है या प्लेन में कोई दिक्कत हुई है तो सारा ब्लेम जाके पायलट में डाल दिया जाता है। क्यों, पायलट तो एक्सपायर हो गया, पायलट में तो कुछ पता नहीं है पायलट को, वो तो क्या गवाही देगा। क्यों, टॉप मैनेजमेंट बच जाती है, टॉप मैनेजमेंट पे कुछ चार्जेस नहीं लगा पाते तो ठीक है वो अपने आप बच जाती है। सारा ब्लेम जो भी उनके वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उन पे डाल के सारा ब्लेम खुद का पल्ला झाड़ लेती है। हमेशा से यही टॉप मैनेजमेंट की आदत रहती है। ठीक है, कि गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था याद है ना, हाँ यही टॉप मैनेजमेंट करती है कि गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, ये प्लेन तो ड्राइवर उड़ा रहा था, उसकी गलती है। खैर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 प्रिंसिपल्स। अब कुछ टेक्निक्स भी देते हैं इसके लिए। टेक्निक्स, पहली टेक्निक आती है टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी, इसमें वो बात करते हैं कि आप एनालिसिस ऑफ वर्क, जो मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क क्या है, पहले तो आप ये फाइंड आउट कीजिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। दूसरा यही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तीसरा कि हाउ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क is done in smallest unit of time with max output। तो यही कि एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द लीस्ट एफर्ट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट, कि आप कैसे लीस्ट एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हो। ठीक है, इसी की बात टाइम एंड मोशन स्टडी में होती है। दूसरा पीस रेट सिस्टम। तो पीस रेट सिस्टम से पढ़ने से पहले पानी पी लिया जाए, थोड़ा हाइड्रेट कर ले खुद को। हाँ, तो हाँ बात कर रहे थे हम पीस रेट सिस्टम के बारे में। तो अब तक आपने पता है कि टेलर पोजीशन को पे करने के अगेंस्ट हैं, पेइंग पोजीशन के अगेंस्ट है, और परफॉर्मेंस बेस पे की बात करते हैं वो क्या, कि पेइंग पोजीशन गलत है, कि आप पोजीशन को पे मत कीजिए, रादर देन पे परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस को आपको पे करना है। इसी के लिए वो लेके आते हैं पीस रेट सिस्टम। अगर अब हम समझे पीस रेट सिस्टम क्या है, मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 3 वर्कर है। हाँ, सिर्फ 3 वर्कर की है, चुन्नू मुन्नू टिन्नू, 3 वर्कर हैं। चुन्नू जो है वो 10 पीस बनाता है दिन के, टुन्नू जो है वो 15 पीस बनाता है, और मुन्नू जो है वो 20 पीस बनाता है। अब नॉर्मली क्या कहती है पीस रेट सिस्टम, कि सबको ना 10 रुपये पर पीस दे दो, 10 रुपये पर पीस, ये जितने पीस बनाएगा। तो टुन्नू को कितने मिल जाएंगे, इसको 100 रुपये मिल जाएंगे, इसको कितने मिल जाएंगे, इसको 150 रुपये मिल जाएंगे, इसको कितने मिल जाएंगे, इसको 200 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, सब खुश कि हमने ज़्यादा काम किया हमको ज़्यादा पैसा मिल गया, हमने कम काम किया हमको कम पैसा मिल गया, सब खुश, सब घर चले गए। हो सकता है कल कोई 11 बना दे, अगले दिन 9 बना दे, ठीक है 90 रुपये में भी मैं खुश हूँ। ठीक है, कल यार मैं 110 रुपये मेरे को कुछ मिठाई खरीदनी है तो मैं 15 पीस बना जाऊँगा, मेरे को 150 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, सब राजी, सब खुश, सब घर जाओ। ये है पीस रेट सिस्टम। पर जो टेलर बात करते हैं ना, वो पीस रेट सिस्टम को हटा के डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात करते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, DPRS, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मतलब कि अब जिसने 10 पीस बनाए हैं ना, 10 पीस तक, किसी ने हो सकता है 2 बनाए हो, 3 बनाए हो, 10, 5 बनाए हो, 10 बनाए, जो 10 पीस तक बनाएगा
उसको 10 रुपये पर पीस मिलेगा, 10 रुपये पर पीस। ठीक है, जो 15 पीस तक बनाएगा उसको मिलेंगे 20 रुपये पर पीस। ठीक है, और जो 20 पीस बनाएगा उसको मिलेगा 30 रुपये पर पीस के हिसाब पे। ठीक है, पहले जहां हर किसी को 10 रुपये पर पीस मिल रहा था, अब वहां जो 10 पीस तक बनाएगा उसको 10 रुपये पर पीस मिलेगा, जो 15 पीस बनाएगा उसको 20 रुपये पर पीस मिलेगा, और जो 20 बनाएगा उसको 30 रुपये पर पीस मिलेगा। ठीक है, अब हमने पीस रेट सिस्टम भी अलग अलग कर दिया सबके लिए। हो सकता है जो 11 बनाएगा ना, 11-12 बनाएगा उसको 10 रुपये पर पीस मिलेगा, जो 8 बनाएगा उसको भी 10 रुपये। जिसने अपना 15 का टारगेट पूरा कर लिया उसका सीधा पीस रेट सिस्टम डबल हो जाएगा, 20 रुपये कर देंगे उसको। ठीक है, और 15, 16, 17, 18, 19 तक जो बनाएगा उसको 20 रुपये पर पीस ही मिलेगा। जिसने अपना 20 का टारगेट पूरा कर लिया कि 20 पीस बनाने हैं उसको 30 रुपये पर पीस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको कितने मिले, इसको तो वही 100 रुपये मिले, पर इसको जहां पहले 150 मिल रहे थे वहां इसको 300 रुपये मिल गए अब। ठीक है, डबल होगी इसकी इनकम सीधा 5 पीस बनाने पे। और जहां पहले इसको 200 मिल रहे थे वहां इसको सीधा 600 रुपये मिल गए। ठीक है, 3 गुना हो गई। तो अब हर कोई चाहेगा यार 10 बना रहा हूँ मेरे को यहाँ, तो इसको कितने मिले 10 रुपये पर पीस के हिसाब पे, इसको 20 रुपये पर पीस के हिसाब में मिल गए। सीधा पीस पे ही डबल पैसा कर दिया आपने। तो हर कोई सोचेगा कि यार मैं ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि मार्जिन सिर्फ पीस रेट ही इंक्रीज हो जाएगा मेरा अगर मैं ज़्यादा बनाता हूँ तो यही पीस रेट सिस्टम की बात करते हैं। इससे ही एफिशिएंसी बढ़ेगी। और इसमें क्या होगा कि आप हायर एंड फायर भी प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। ये बात क्या करती है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जैसे जो 15 या 20 पीस बना रहा है उसको आप एक्सपोनेंशियली पे करो। जो काम एक्सपोनेंशियली कर रहा है उसको पेमेंट भी एक्सपोनेंशियली दो, उसको पेमेंट भी एक्स्ट्रा दो। और जो काम नहीं कर रहा है, जो अंडर काम कर रहा है, जैसे जो 8 पीस बना रहा है या सिर्फ 6 पीस ही दिन के बना रहा है, उसको हटा दो, उसको टर्मिनेट कर दो, हायर एंड फायर। ठीक है, जो नहीं काम कर पा रहा है उसको हटा दो, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे दो। तो ये पीस रेट सिस्टम था। अब नया ये समझ आ गया पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, इसमें बात होती है कि जो पहले जो क्लासिकल थ्योरी बात करती है यूनिटी ऑफ कमांड की, कि सिर्फ एक बंदा दूसरे बंदे को कमांड करेगा, दूसरा इन दो को कमांड करेगा, अब ये दो इन दो को कमांड करेंगे। ठीक है, कमांड सिर्फ एक बंदे से आ रही है, टॉप लीडर से नीचे आती जा रही है कमांड, ऐसे आ रही है ना। सिर्फ एक ही बंदा, सिर्फ वर्कर, इस वर्कर को सिर्फ ये बंदा कमांड कर रहा है और इसको ये वाला कमांड कर रहा है। ठीक है, वही फंक्शनल फोरमैनशिप इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। स्पेशलाइज्ड डायरेक्टिव्स है। जो क्लासिकल थ्योरी बात करती है वो स्पेशलाइज्ड डायरेक्टिव्स की बात करती है कि नहीं, सॉरी, ये तो सिर्फ जर्नलिस्ट, सॉरी, ये जो है जर्नलिस्ट कमांड की बात करती है कि सिर्फ एक बंदा ये हर किसी को कमांड कर पाएगा, जो टॉप सीईओ है यही है। वहीं जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो स्पेशलाइज्ड कमांड की बात करती है। स्पेशलाइज्ड कमांड, स्पेशलाइज्ड कमांड कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट और सुपरविजन है, सुपरवाइजर्स है, उसके पास 2 डिफरेंट टाइप के जो है वो एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए। एक तो जो लीडर्स हो, जो मैनेजमेंट में हो, एक तो प्लानिंग साइड के होने चाहिए, एक एग्जीक्यूशन साइड के हो। अब प्लानिंग साइड में ना डिफरेंट लोग होने चाहिए। मतलब ये बेसिकली जो बात कर रही थी कि जो 8 लोग हैं ना वो सुपरवाइज करने चाहिए सिर्फ एक वर्कर को। एक वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए 8 लोग होने चाहिए, ये वो बात करती है। और 2 डिपार्टमेंट में बटे होने चाहिए, एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट, एक एग्जीक्यूशन का डिपार्टमेंट। ठीक है, और इससे क्या होता है कि क्लैरिटी आ जाती है हर रोल के लिए। हर मतलब जो भी रोल दिया जाना चाहिए, हर फोरमैन, जो फंक्शनल फोरमैन्स है, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनका रोल क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, और इससे क्या, ये फेवर ऑफ स्पेशलाइज्ड कमांड, कि हर किसी को अपना रोल पता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती, तो एक स्पेशलाइज्ड कमांड आएगी। ठीक है, अब प्लानिंग में कौन कौन है? पहला तो आता है रूट क्लर्क, दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, और एग्जीक्यूशन में 2 डिपार्टमेंट, 8 फंक्शनल फोरमैन्स, स्पीड बॉस, गैंग बॉस,
रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये 8 फोरमैन्स हैं, 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट में, एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, एक एग्जीक्यूशन का डिपार्टमेंट है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो 8 लोग हैं, ये सब मिलके एक वर्कर को सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, जहां जो क्लासिकल थ्योरी है वो बात कर रही थी कि सिर्फ एक बंदा अपने नीचे 3 या 4 लोगों को जो है वो कमांड देगा, सुपरवाइज करेगा, सिर्फ एक बंदा। वहीं फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर की क्या कहती है कि 8 लोग, 8 वर्क सुपरवाइजर्स सिर्फ एक वर्कर को कमांड देंगे अपने अपने स्पेशलिस्ट फील्ड में। स्पेशलाइज्ड कमांड होनी चाहिए कि किसी चीज़ के लिए अगर क्लरिकल काम है, इंस्ट्रक्शन के लिए कोई काम है, टाइम एंड कॉस्ट के लिए कोई काम है, तो वो डिफरेंट कलर से आएगा। कुछ डिसिप्लिन के तौर पे काम है तो वो कहीं और से आएगा। ठीक है, प्लानिंग के लिए कुछ और, एग्जीक्यूशन के लिए कुछ और। ठीक है, इसको याद रखने के लिए वैसे तो अगर आप ट्रिक चाहते हैं तो मैंने बनाई थी कि जो प्लानिंग में है वो डर्ट है, डी से डिसिप्लिनेरियन, आई से इंस्ट्रक्शन क्लर्क, आर से रूट क्लर्क, टी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और इसमें सरजी, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर है सॉरी, रिपेयर बॉस और गैंग बॉस। ठीक है, इसमें डर्ट, इसमें सरजी, डर्ट सरजी। अच्छा ठीक है, याद कर लेना। खैर, तो ये बात इसमें होती है। फंक्शनल फोरमैनशिप इसके साथ एक और भी वो कंसेप्ट देता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट एक्सेप्शन में क्या बात होती है कि जो मैनेजमेंट है ना वो डे टू डे सुपरविजन में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, डे टू डे सुपरविजन में नहीं होनी चाहिए। रादर वो अपनी जो काम है वो डेलीगेट कर दे फोरमैन्स को। और जो मैनेजमेंट है ना वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही इंटरवीन करे, डेली फंक्शंस में इंटरवीन ना करे, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में इंटरवीन करें। ठीक है, और इसी को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहा जाता है। हाँ, कभी पूछ ले एज अ टॉपिक, एज अ कभी क्वेश्चन छोटा मोटा आ जाए कि मैनेजमेंट बाय, ऐसा ना हो कि ना पता हो, बस उसी के लिए मैंने बता दिया, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही है कि फंक्शनल फोरमैनशिप इसके बारे में बात करती है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है, हाँ, तो यही सब था। तो यही इसी के बारे में बात करती है, प्रिंसिपल्स जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, यही अजम्पशंस इनकी है और ये क्या प्रोपाउंड करते हैं। ये एम बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किस पे, ये तो खैर हो गया इतना तो, ये किस पे एम करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कि स्ट्रीमलाइन किया जा सके वर्क को, स्ट्रीमलाइनिंग वर्क प्रोसेस। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन, तीसरा अचीविंग प्रेडिक्टेबिलिटी, कि आपको पता हो कि आपका काम किस डायरेक्शन में जाएगा शुरू करने से पहले ही। अब जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट लगाएंगे या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाएंगे तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑब्वियसली आएगी। खैर, अब इसका इम्पैक्ट क्या था, अब इम्पैक्ट देख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। इम्पैक्ट पहला कि पहली बार फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी, कि पहली बार जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमैटिक थ्योरी आ गई थी। जो पहले जो काम सारा रूल ऑफ थंब पे चल रहा था वो अब सिस्टमैटिक तरीके से चलने लग गया, और इसी थ्योरी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया मेयर्स आइलैंड लिमिटेड कॉरपोरेशन। ये कंपनी थी जो प्राइवेट कंपनी, इसमें पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया। और जो पब्लिक कंपनीज थी जो गवर्नमेंट के अंडर थी उसमें यूएस नेवी में पहली बार साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका एक्सटेंट वहाँ तक हुआ कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर आपको पता है सोशलिस्ट कंट्री थी, उसमें तक जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है इनको इम्प्लीमेंट किया गया। सोचिए, जहाँ वर्क जो टेलर है वो बात कर रहे थे मेंटल रेवोल्यूशन की या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, और उसके बाद हायर एंड फायर प्रिंसिपल की पीस रेट सिस्टम में, ये सब होते हुए भी हायर एंड फायर प्रिंसिपल कैपिटलिस्ट फिनोमिना है, हायर एंड फायर कोऑपरेटिव सॉरी सोशलिस्ट फिनोमिना नहीं है हायर एंड फायर।
हायर एंड फायर कि जब मन किया जब जिसको हायर कर दिया, जब मन किया निकाल दिया। ये कैपिटलिस्ट फिनोमिना है। इसको जानते हुए भी कि कुछ कैपिटलिस्ट फिनोमिना है, तब भी यूएसएसआर में इसको एडॉप्ट किया गया और इसी को बोला टेक्नो वाइट रेवोल्यूशन। 1920s 1940s जो लेनिन का एरा था ना, उस टाइम पे इसको अडॉप्ट किया गया था यूएसएसआर में। लेनिन जो खुद सोशलिज्म के झंडा लेके चल रहे थे, वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने यहाँ इंडस्ट्रीज में इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। तो यहाँ तक का एक्सटेंट था। काफ़ी सारी थ्योरेटिकल डेवलपमेंट को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जैसे क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, ये बहुत बाद में आई। तो इसी को देखते हुए ना कि कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी आई है, उसी के बाद नेक्स्ट थ्योरीज का जन्म होता है। जैसे प्रीकर्सर के तौर पे इसको जाना जाता है। और इसी ने जो प्रोसेस है डिसिप्लिन बनाने का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको आराम किया था कि पहली थ्योरी आ रही है तो एज अ सब्जेक्ट बनेगा कुछ, वो हो रहा था। ठीक है, तो यही इसका इम्पैक्ट था। क्रिटिसिज्म। पहला क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा कि वर्कर्स को ना एज अ मशीन देखा जाने लगा। वर्कर्स इक्वल टू मशीन। हायर एंड फायर, पीस रेट सिस्टम, 8 सुपरवाइजर लगे हुए हैं, तो कि वर्कर को सिर्फ काम करना है। तो एज अ वर्कर को एज अ मशीन ट्रीट किया जाने लगा, कोगिना मशीन जिसको हम कहते हैं, कि उसकी तरह ट्रीट किया जाने लगा। दूसरा नैरो थ्योरी है, बॉटम अप थ्योरी, कि इसका ज़्यादा प्रिंसिपल जो है ना, वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें इसको यूज़ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो मोर ब्यूरोक्रेटिक या सब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनमें इसका कोई काम नहीं है। थिंकर्स जैसे हैं वो उसमें एल्टन मेयो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिक बोले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक मैन को कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। इकोनॉमिक मैन ये गलत है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इकोनॉमिक मैन कहाँ बोलते हैं, याद है? फंक्शनल फोरमैनशिप से पहले एजम्पशंस में अपने बात करते हैं ना, टाइम एंड मोशन स्टडी, और उससे पहले जो मैंने अभी बताया था आपको 3 एजम्पशंस 4 प्रिंसिपल्स टेक्निक्स, जहाँ पे बात हुई थी वहाँ पे 3 एजम्पशन। अरे मैं दिखाई देता हूँ यार आपको टेक्निक्स, ये रहा एजम्पशंस। 3 एजम्पशंस में बात किया कि वर्कर इक्वल टू इकोनॉमिक मैन। यहाँ ये बात करते हैं कि वर्कर जो है वो इकोनॉमिक मैन है, पर एल्टन मेयो जो है वो इसको चैलेंज कर देते हैं। किसके द्वारा चैलेंज किया गया? एल्टन मेयो। ये हमारे वो हैं स्कॉलर, थिंकर है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के। तो इन्होंने इसको रिजेक्ट किया कि वर्कर जो है वो हमेशा इकोनॉमिक मैन नहीं है, वो एक सोशल बीइंग भी है, कि उसको सिर्फ आप कोगिना मशीन ट्रीट मत कीजिए, उसके साथ एक सोशल इंसान भी है, सोशल बीइंग भी है। ठीक है, आप सिर्फ उसको इकोनॉमिक मैन के तौर पे हर टाइम पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, उसकी सोशल नीड्स होती हैं, उसको फैमिली टाइम भी चाहिए। आपको सोचिए यार, अभी मैं देखता हूँ मेरे सामने ना, मेरे साथ एक भैया रहते हैं, एक्चुअली उनकी शॉप है, 2 शॉप हैं, एक तो किराने की और एक मेडिकल स्टोर है। यार वो सुबह रात को उसके साथ वो जॉब भी कर रहे हैं, तो रात को आते हैं वो, तो किराने की शॉप पे और मेडिकल शॉप पे दोनों एक साथ चलाते हैं वो। तो 12 बजे आएंगे वो, मतलब नहीं सॉरी, उनकी 5 बजे छुट्टी होती है, 5 के बाद वो इसको उन्होंने किराने की शॉप को भी मैनेज करना, उनके फादर करते हैं, और साथ में मेडिकल शॉप को भी करना है। तो रात को उनको सोते सोते 12 बज जाते हैं, 12 या 1 भी बज जाता है कई बार। और सुबह फिर 6:30 बजे ये वाली किराने की शॉप खोलनी होती है। क्यों? क्योंकि दूध शुरू हो जाता है बिकना, दूध ब्रेड ये सब सुबह सुबह बिकने शुरू हो जाते हैं। तो सुबह उनको उसके लिए उठने के लिए 5-6 बजे उठना पड़ जाता है। तो बोलते हैं यार मुझे ना 5 घंटे भी नींद नहीं मिल रही, तो मैं अब ये किराने की शॉप बंद करने की सोच रहा हूँ। और उन्होंने वो बंद कर दी है, किराने की शॉप ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ वो मेडिकल चलाते हैं। कह रहे यार मेडिकल आज सही है, एक लड़का रख रखा है, 9-10 बजे आराम से खुलती है और रात में भी 10-10:30 बजे बंद हो जाती है, तो कोई इतनी टेंशन नहीं रहती मुझे। पहले बहुत टेंशन होने लग गई थी। तो वही है कि अगर पैसे से सिर्फ इकोनॉमिक मैन से अगर कोई चीज़ चल रही होती तो वो ये दोनों चीज़ चलाते, पर सोशल बीइंग भी है, फैमिली टाइम भी है, खुद की कुछ नीड्स भी है, रात को सोना भी है, हर चीज़ देखनी होती है। तो सिर्फ इकोनॉमिक मैन नहीं है आदमी। तो इसी को एल्टन मेयो ने रिजेक्ट किया, जो कि टेलर बोल रहे थे। और इसी को बर्नार्ड भी हाईलाइट करते हैं, इकोनॉमिक मैन। ठीक है, कि सिर्फ लिमिटेशंस है कुछ इकोनॉमिक मैन की, और वो तो मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो हर टाइम इकोनॉमिक मैन नहीं होता है। ठीक है, पीटर ड्रंकर ये भी अपने
थ्योरिस्ट हैं वो बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्क प्रोसेस और ह्यूमन प्रोसेस है, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। पर जो टेलर है उन्होंने सिर्फ वर्क प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, ह्यूमन प्रोसेस को एलिमिनेट ही कर दिया। और इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, इसके बीच में कोई लिंक नहीं समझाया जब इसकी बात करी। कि वो वर्क स्टडी तो बोल गए, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस क्या है, ये प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन वर्क प्रिंसिपल दिया था ना उन्होंने, टाइम एंड वर्क, तो वही है कि प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। वो कहते थे ना कि फाइंड करो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, वो आपकी सब प्लानिंग है। टाइम एंड मोशन स्टडी में याद है, अभी तो यार बात हुई है टाइम एंड मोशन स्टडी कि आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम देखो, फिर उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला लेके आओ, वो सब प्लानिंग के तौर पे है। पर एक्शन, अब आपने प्लानिंग तो कर ली, ठीक है, जो मान लीजिए टाइम एंड वर्क में मैं आपको एक नया एग्जांपल देता हूँ कि आपने डिसाइड किया कि मेरे पास ना एक 1000 पेज की एक बुक है, लक्ष्मीकांत दिया मान लो, उसको ना मैं 10 दिन में पढ़ दूंगा, 10 डेज, ठीक है, 10 दिन में पढ़ दूंगा, मतलब 100 पेज मैं दिन के कंप्लीट कर दूंगा, 100 पेज मैं रीड मार दूंगा एक दिन में। ये तो होगी आपकी प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, प्लानिंग। यही प्लानिंग जो टाइम एंड मोशन स्टडी में हो रही थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क इन मिनिमम डेज। आपने देख लिया मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क क्या है, 100 पेज, 100 पेज दिन के पढ़ने हैं, ये तो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम 10 डेज, कि 10 दिन लगेंगे 100 पेज पढ़ने में, ठीक है, आपने पूरी प्लानिंग कर ली, ये तो आपका टाइम एंड मोशन स्टडी हो गया। पर क्या आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे 100 दिनों में, 10 दिन में, सॉरी 10 दिन में, वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट दोज 100 पेजेस, ये रियल क्वेश्चन है, ये एक्चुअल वर्क है आपका, एक्चुअल वर्क। प्लानिंग तो आपने बहुत बढ़िया कर ली कि 1000 पेज 100 पेज पर डे 10 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, पर क्या एक्चुअली में वो कर पा रहे हैं? हाउ यू एग्जीक्यूट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ यू फ्रेम, ये स्टेटमेंट आती है एक, ठीक है। तो ये अब बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, ह्यूमन फैक्टर, कि आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके कुछ 100 बीमारियाँ आ गई, कुछ और हो गया, आपके हाथ में चोट लग गया, आपकी आंखों में दर्द होने लग गया, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब ह्यूमन फैक्टर है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि आपके पड़ोस में कुछ काम होने लग गया, आपके पड़ोस में फंक्शन आ गया, वहाँ डीजे बज रहा है, वहाँ नाच गाना हो रहा है, आपको किसी ने खाने में बुला लिया, 100 चीज़ें हो गई। तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि आपने कहीं कुछ काम पड़ गया, कहीं पैसे, आपकी जॉब भी आप साथ में कर रहे हैं तो आपको पैसा कमाना है तो उधर भी जाना है, किताब आपकी भीग गई, आपको नई किताब लेने के पैसे नहीं रहे, आपकी किताब खो गई, तो 100 चीज़ों पे डिपेंड करती है चीज़ें, ठीक है। तो वो इस सब की बात करते हैं कि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, प्लानिंग तो पूरी समझा दी टेलर ने टाइम एंड मोशन स्टडी में, कि कैसे आपको मिनिमम काम निकालना है, मिनिमम टाइम ऑफ डेज में कैसे आप उसको कंप्लीट करेंगे, पर एक्चुअल वर्क को उन्होंने नहीं समझाया। तो यही सब बात कौन, ग्लैम्बेस्की करते हैं, सॉरी ग्लैम्बेस्की की मैं बात कर रहा हूँ, पीटर ड्रकर इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और एंथोनियो ग्राम्स्की, ये भी एक इनके वो थे, ये तो पीटर ड्रकर थे ना, तीसरा पीटर ड्रकर। अब बात कर लेते हैं एंथोनियो ग्राम्स्की, ठीक है। ये कहते हैं कि टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, थ्योरी, वो डीह्यूमनाइजिंग है वर्कर्स के लिए, कि उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि डायरेक्टिव स्टाइल दे दिया वर्कर को, पर उन्हें फ्रीडम और ऑटोनॉमी नहीं दी, ठीक है। इसीलिए जो उन पर जो थोपा गया ना, वो एलियनेटेड हो गया, डिसएसोसिएशन और डीह्यूमनाइजेशन हो गया उनका, कि उन्हें यार जो उन पर सिर्फ थोपा जा रहा है, उन्हें कुछ इनोवेशन नहीं करने दिया जा रहा, उनसे कुछ राय नहीं मांगी जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा, बस उन पर सिर्फ बाहर से चीज़ें आ रही हैं और वो थोप दी जा रही हैं। सिर्फ उनको डायरेक्शन जो ऊपर से मिल रही है ना, सिर्फ उसके अकॉर्डेंस में काम करना है, ये मैंने समझाया था ना ऊपर, हाँ वही, उसको ही क्रिटिसाइज करते हैं एंथोनियो ग्राम्स्की। तो चलिए, बस एंटी क्रिटिसिज्म भी पढ़ लिया, ये सब भी पढ़ लिया, अब क्या रह गया? अब ना एक मेन चीज़ आती है कि कंट्रोवर्सी आती है, कंट्रोवर्सीज। टेलर जो है ना, वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल रहे अपने टाइम के। कैसे? कि वो दोनों मैनेजमेंट और वर्कर दोनों ही नाखुश रहे उनसे। कैसे? इतना अच्छा काम किया, इतने बढ़िया बढ़िया प्रिंसिपल दिए, पर टेलर भी ना, मैनेजमेंट भी नाखुश और वर्कर्स भी नाखुश। मैनेजमेंट कैसे, किस लिए नाखुश? कि जो साइंस आ गई ना, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने उनका रोल बढ़ा दिया,
ठीक है, काम बढ़ा दिया उनके पास। अब उन्हें भी 8 फंक्शनल फोरमैन रखने हैं, ज़्यादा ध्यान देना है, सब कुछ करना है। और दूसरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा? इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ना। अब अपने ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को अच्छी नहीं लगती ना, सब सिर्फ काम देना चाहते हैं कि यार तुम काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पे थोप दी। तो मैनेजमेंट इसलिए नाखुश हो गई। वर्कर किस लिए नाखुश हो गए कि जो टेलर थे ना, उन्होंने ज़्यादा पावर मैनेजमेंट को दे दी थी। मोर पावर टू मैनेजमेंट, कि वो टाइम एंड मोशन स्टडी वो उसमें वो डिसाइड कर पा रहे थे। पीस रेट सिस्टम वो डिसाइड कर पा रहे थे। हायर एंड फायर प्रिंसिपल उनके पास था कि जब मर्जी करा, जिसको हायर कर लिया, जब मर्जी किया, जिसको हटा दिया। तो इसलिए वर्कर नाखुश थे। दूसरा, वर्कर को मैकेनिकल मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और टेलर जो है ना, वो लेबर यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के अगेंस्ट थे। तो इसीलिए इस सब कारण के कारण वर्कर भी नाखुश थे, मैनेजमेंट भी नाखुश थी, तो दोनों ही नाखुश थे। वो एक कहावत होती है कि जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। वही बस टेलर के साथ हो गई। टेलर सबको खुश करने के लिए आए थे और दोनों को ही नाखुश करके चले गए। इसी कारण जो इनके लिए बाद में ना एक कमिटी एस्टेब्लिश की गई यूएस में, स्पेशली रॉबर्ट हॉक्सी कमिटी। जब इन्होंने प्रिंसिपल दिया ना, उसके अगेंस्ट में यूएस में एक कमिटी कंस्टिट्यूट कर दी गई। टेलर को बुलाया गया, टेलर ने अपनी गवाही दी कि नहीं यार, जो मैंने बनाया प्रिंसिपल, उसमें ऐसी कुछ कमियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी चीज़ें, और प्रोटेस्ट भी दोनों तरफ से आ रहा था, मैनेजमेंट की तरफ से भी और वर्कर्स की तरफ से भी। इसीलिए लेटर फेज में इसको हटा दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को एलिमिनेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। यूएस नेवी से भी ख़त्म कर दिया गया। यूएस नेवी में भी इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट हो गया था, मतलब दंगे फसाद हो गए थे कि इसको हटाओ। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूएस नेवी से भी हटा दिया गया लेटर फेज में, ठीक है। और कुछ इसी को हटाने के लिए कुछ लॉज भी आए, अमेंडिंग लॉज भी आए, और टेलर्स की जो प्रैक्टिसेस थी उनको हमेशा के लिए यूएस नेवी में से हटा दिया गया आफ्टर रॉबर्ट हॉक्सी कमेटी, ठीक है। तो चलिए, हाँ, बाकी एक पढ़ लेते हैं, टेलरिज्म। तो अब पूरा टेलरिज्म समझ आ गया होगा ना, यही सब प्रिंसिपल्स, एनालिसिस और मैनेजमेंट, ये सब टेलरिज्म है। वर्क प्रोसेस, टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है, ये सब टेलरिज्म में आता है। मैंने टेलरिज्म समझा दिया, और यही नियो टेलरिज्म है। ये नियो टेलरिज्म नहीं है, नियो टेलरिज्म वही मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजरियल प्रोसेस प्लस टेलर पीस रेट सिस्टम, इन दोनों को इंक्लूड करके न्यू टेलरिज्म बन जाता है। इसकी पूरी बात मैंने एनपीएम में कर दी है। अब अगर आप एनपीएम एक बार फिर से देखेंगे तो शायद आपको और बेहतर तरीके से एनपीएम समझ में आने लग जाए। खैर, न्यू टेलरिज्म की बात भी हो जाती है ड्यूरिंग 1990s। ये न्यू टेलरिज्म का टाइम था। पर आज के टाइम पे जो बात होती है ना, वो डिजिटल टेलरिज्म की होती है। डिजिटल टेलरिज्म मतलब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वर्क प्रोसेस का आजकल वर्क प्रोसेस सारे डिजिटल हो गया है। भारत विकसित भारत, ये सब की बातें हो रही है ना, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी स्कीम्स, ये सब चल रही हैं। तो इसी को डिजिटल टेलरिज्म कहते हैं, कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है टूल्स एंड टेक्निक्स का थ्रू एआई, बिग डाटा ट्रांसफ़र। तो ये सब चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती हैं टेलरिज्म में, तो उसी को डिजिटल टेलरिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, बाकी कल हम देख लेते हैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में, कि क्या क्लासिकल थ्योरी है, उसमें डिफरेंट थिंकर हैं, फ्योल, गुलिक, उर्विक, उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं। चलिए, तो चलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।